तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए, मेगालोडोन वाज रिसेंटली इन न्यूज। नाउ अब ये एक्चुअली है क्या? तो बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज दे दी जाएंगी और उन टर्म से आपको ये इंटरप्रेट करना है कि वो जो पर्टिकुलर टर्म है वो किस सेक्टर को अपना रिलेट करता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको जो टर्म दिया है मेगालोडोन, इसके लिए जो ऑप्शंस है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। कैसे? देखिए, पहला है स्पेस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इंडिया में स्पेस लॉन्च व्हीकल कौन कौन से होते हैं? पीएसएलवी है, जीएसएलवी है। तो आप कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? नहीं यार, इससे तो रिलेट नहीं कर रहा। चलो, न्यूक्लियर सबमरीन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दो हमको ऑप्शन दिए गए हैं वो है एक्सटिंक्ट शार्क स्पीशीज और एक्सटिंक्ट डायनासोर, यानी कि यहाँ पे हमको एनिमल किंगडम के दो नाम दिए हैं। बहुत हाई चांसेस है इनमें से कोई एक हमारा आंसर होने वाला है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली है क्या, कि दिस इज बेसिकली एनिमल, और अभी रिसर्चर्स को इससे रिलेशन में कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी मिली है। तो ये क्या है ना, ये एक शार्क की एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। क्लियर? और वो जो शार्क है, उस शार्क का हम लोग नाम पढ़ते हैं मैकेरल के नाम से। ठीक है, तो अभी रिसेंट हमने जो एक्सप्लोरेशन किया है, जो थोड़ा बहुत हमने रिसर्च किया है, उससे हमें कुछ इसके अभी फॉसिल्स मिले हैं। क्लियर? और अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बताऊं कि ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज कितने साल पहले रहती होगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन ईयर्स अगो ये जो स्पीशीज है इसका रेलेवेंस था। अब आप सोचोगे कि एक छोटा सा फैक्ट जो है यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है कि कोई स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती क्यों है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो जो मेजोरिटी ऑफ द रीजन है वो है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन इंड्यूस रीजन। ह्यूमन क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे एनिमल के हैबिटेट को अपना जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, फिर से बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज को अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन है। लेकिन पहले के जमाने में, जैसे 25-26 मिलियन साल पहले की बात हो रही है, उस टाइम तो ह्यूमन फैक्टर इतना नहीं होगा अपना प्रीडोमिनेंट। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेना है, ये हमेशा से होते आया है। दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना। लेट मी रिमाइंड यू, आज भी, यानी अभी तो चलिए ठीक है, हम लोग 1750 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड है, उसके बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमेशा से ग्लोबल वार्मिंग एक अर्थ का पेटेंट पार्ट रहा है, और इसी के चलते अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास मेंटेन रहता है। नहीं तो अर्थ वुड हैव बिकम एन आइस बॉल। क्लियर? तो अर्थ जो है ना, इसमें हमेशा टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये सब्सिक्वेंट आइस एजेस से गुजरता है। जैसे मान के चलो, अभी हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ एवरेज टेम्परेचर 15 से 17 डिग्री है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री हो जाए, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन जनरली इनमें कौन एक्सटिंक्ट होते हैं? जो कोल्ड ब्लडेड मैमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मैमल्स वो मैमल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए नेचुरल रीजंस की वजह से पहले भी एक्सटिंक्शन वाज अ वेरी प्रीडोमिनेंट इवेंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप। द ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री फोरम फॉर तिब्बत इज टू अर्ज इंडियन गवर्नमेंट टू कन्फर भारत रत्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम है जो तिब्बत को अपना रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने क्या बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को इनमें से किसको नोबेल प्राइज से संबोधित करना चाहिए। तो देखिए, मुझे जितना पता है, इन बाकियों का नाम तो आपने नहीं सुना होगा। रॉबर्ट डेस्ट्रो, देखो माइक पॉम्पियो का नाम आपने सुना होगा। तो माइक पॉम्पियो जो है ये यूएसए से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई तिब्बत की कोई भी अपनी कमिटी, इतना डिटेल में चल जाओ, वो माइक पॉम्पियो के लिए क्यों मांगेगी? ठीक है, लोबोसोंग सांगनी, इसका भी नाम मेरे हिसाब से आपने नहीं सुना होगा। आप लोगों ने तिब्बत के रेफरेंस में दलाई लामा का नाम सुना। ठीक है, तो दलाई लामा जो है ये अभी भी बेसिकली तिब्बत ये छोड़ के आए थे और इनको इंडिया में शरण मिली थी। क्लियर? तो ऑप्शन जो है इसका दलाई लामा ही है। और आपको भी कुछ ऐसे ही नूक एंड क्रूक कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट बना के इसका आंसर करना है। इसमें एक छोटा सा फैक्ट है जो आप एक और कर लो। ये फैक्ट है, तिब्बतियन डेमोक्रेसी डे हम कब मनाते हैं? ठीक है, तिब्बतियन डेमोक्रेसी डे जो है ये हम मनाते हैं सितंबर 2। और एज ऑफ नाउ तिब्बत जो है ना, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन तिब्बत जो है वो बोलता है कि नहीं, चाइना ने उनको फोर्सफुली एनेक्स किया है, एंड तिब्बत हैज ऑलवेज बीन एन ऑटोनॉमस एंड एन इंडिपेंडेंट रीजन। ठीक है, वो आईआर का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स के बेसिस के हिसाब से दिस विल बी सफिशिएंट। क्लियर? आगे देखो, विच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है,
फ्रॉम अगस्त, ये तो चलो उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जानना है जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है। क्लियर। अब देखो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसका तो चलो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर अपफ्रंट बता दे रहा हूँ। क्लियर। तो एमसीए ने बेसिकली इसको अपना ऑर्गेनाइज किया है और इसका जो अपना प्लान है वो ये है, यहाँ पे हम लोग स्वच्छता एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। क्लियर। मान के चलो यहाँ पे अगर इसकी जगह ये लोग दे देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, समझ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आप लोग उसको टिक कर देते। इसीलिए इन सारे फैक्ट से आपको बॉकडाउन नहीं होना है और जो एक्चुअल फैक्चुअल चीज है उसको आपको रीड करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे बढ़िए। प्रवासी भारतीय दिवस 2023, हम लोग हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं जनवरी में। ठीक है, चलो अब आप लोगों के लिए टास्क देता हूं। आप लोग ये बताओगे कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस किस फेमस पर्सनालिटी के इंडिया में रिटर्न होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। एक फेमस इंडियन पर्सनालिटी थे जो इंडिया के बाहर चले गए थे कुछ वर्ष के लिए, वहां उन्होंने बहुत सारी नोबल एक्टिविटी की, उसके बाद वो इंडिया में रिटर्न हुए थे। क्लियर। एक और चीज आपको बताना है, ये जो फेमस पर्सनालिटी है ये किस ईयर में इंडिया में रिटर्न हुई थी। क्लियर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी मतलब जो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, जो इंडिया के बाहर जैसे एनआरआईज वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो हमारे प्रवासी भारतीय दिवस है वो इस साल हम कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो दिस विल बी ऑर्गेनाइज इन द सिटी ऑफ इंदौर। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। रिसेंटली प्री हिस्टोरिक स्पेनिश स्टोनहेंज हैज बीन सीन इन विच कंट्री। अभी हमको एक प्री हिस्टोरिक कुछ एक्सप्लोरेशन जब हमने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, तो हमें कुछ स्पेनिश स्टोनहेंज मिले। तो ये हमें किस एरिया से मिले हैं, क्वेश्चन ये। क्लियर है। तो देखो ये हमको मिले हैं स्पेन से। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखो, ये बेसिकली है क्या कि स्पेन में ये कुछ मिस्टीरियस अंडर वाटर स्टोनहेंज है जो कि एक ड्रॉट हिट डैम से मिले हैं। यानी ये जो डैम है ना, ये डैम अब सूखा पड़ गया था, तो एक ड्रॉट हिट डैम से हमको मिले। और ये जो है ये भी फुल्ली एक्सपोज हो गया है हमारा वेल्डिकेनास रिजर्वॉयर से, वेल्डिकेनास रिजर्वॉयर से जो कि स्पेन में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर ह्यूमन मिल्क बैंक इन अगस्त 2022। कौन से कंट्री ने ह्यूमन मिल्क बैंक को लॉन्च किया है। ऑप्शंस आर बांग्लादेश, नाइजीरिया, ट्यूनेशिया और नेपाल। तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ह्यूमन मिल्क बैंक, और इसका इन्होंने नाम दिया है अमृत कोश। ठीक है, इसका नाम है अमृत कोश। क्लियर है। और ये इनॉग्रेट किया गया था बाय द इन नेपाल इन काठमांडू। हमने काठमांडू से इस पर्टिकुलर स्कीम को फ्लैग ऑफ किया है। क्लियर। और ये जो पूरा स्कीम है ये कुछ इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन है। इसमें वी हैव गवर्नमेंट ऑफ नेपाल प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस यूनिसेफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजनशिप चैंपियनशिप स्टार्टअप नेम गुड फेलोज। इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लो। ठीक है, तो ये पहला सीनियर सिटीजन चैंपियनशिप स्टार्टअप है और ये जो पर्टिकुलरली चैंपियनशिप है इसका नाम है गुड फेलोज। तो ये इनमें से किसके द्वारा फाउंड किया गया है। देखो आंसर क्या क्या है, रतन सिंह, शांतनु नायडू, विनीत सिंह या फिर अश्विनी ग्रोवर। क्लियर। इसका आंसर है यहां पे रतन टाटा। क्लियर। और शांतनु नायडू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अपना कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। इसका बैकग्राउंड ये है कि रतन टाटा ने सबसे पहले गुड फेलोज में इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा इज द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर गुड फेलोज का कैंप। ठीक है, लेकिन यहां पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज द फाउंडर, किसने इसको फाउंड किया है। तो फाउंडर का आंसर है शांतनु नायडू। मार्क कर लो इसको। ठीक है, ये आपको इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकता है। अभी न्यूज में इसलिए था ना क्योंकि रतन टाटा जी ने इसको एक फ्रेश फंडिंग दी है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दोनों का नेम को इंक्लूड कर लिया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली अपनी चैंपियनशिप है गुड फेलोज, इसके फाउंडर है मिस्टर शांतनु नायडू। क्लियर। आगे बढ़िए। एज पर द रिसेंट ओपेक, अब देखो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अब देखो ओपेक नेशंस है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री और थोड़ा इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ। देखो
जनरली ग्लोबली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो वेस्ट एशिया में सिचुएटेड है, जिसे हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, जैसे मान के चलिए कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह वगैरह, और कुछ साउथ अमेरिकन नेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो वेनेजुएला, इक्वेडोर, यहाँ पे हमको ऑयल मिलते हैं। क्लियर। अब होता क्या है कि ऑयल को बेचने के लिए मार्केट में इंटेंस कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में हमेशा जो वैल्यू है वो कम की जाती है। जैसे मान के चलो अगर आप कहीं पे प्याज लेने गए और एक साथ 10 अनियन सेलर है, तो वो अपने गुड्स के दाम को कम कर देंगे। तो उसी तरीके से कंट्रीज भी कॉम्पिटेटिव एज पाने के लिए पेट्रोल के दाम को कम कर देती है, लेकिन इससे होता क्या है, अल्टीमेटली कंट्रीज को लॉस हो जाता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना जिन जिन देशों में ऑयल होता है हम लोग सब एक साथ आ जाए, एंड व्हाई नॉट मेक अ कार्टेल। और ये जो पूरा ऑयल का प्राइस है ये कार्टेल मिलकर डिटरमाइन करेगा, और कोई भी कंट्री ना उससे कम ना उससे ज्यादा में ऑयल बेचेगी। इस तरीके से होगा क्या कि जो कॉम्पिटेटिव बार्गेन है वो इस कार्टेल के पास आ जाएगा, और ना कि परचेजर के पास। ठीक है, तो वही जो कार्टेल है दैट इज ओपेक। क्लियर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, ओपेक का जो हेडक्वार्टर्स है ना, ये आपका है वियना, ऑस्ट्रिया में। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि ऑस्ट्रिया जो है ये ओपेक का मेंबर है ही नहीं। क्लियर। इसीलिए ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो रिसेंट हमारा ओपेक की मंथली ऑयल रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की जो डिमांड है पेट्रोलियम की, ये कुछ परसेंटेज से बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यही जो इंडिया का जो डिमांड है ये कितने परसेंटेज इंक्रीज करने वाला है। क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ देखो 7.73, 4.62, 3.39, 2.88। तो इंडिया का जो डिमांड है वो 7.73 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज करने वाला है, एंड दिस विल बी द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डिमांड, इंडिया जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो है उसमें डिमांड में ग्रोथ आने वाली है। एंड आफ्टर इंडिया विल बी यूरोप। तो यूरोप में जो डिमांड है वो अप्रोक्सीमेटली 4.6% की होगी, फिर आएगा यूएस, फिर आएगा चाइना। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीनाथ, स्वास्थ्य राज रंगेरेड्डी एंड चिराग शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी। हमेशा याद रखना ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी होती है ना, जनरली उनको ब्रांड अलग अलग जो फर्म है वो उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनती है। लेकिन जैसे मान के चलो स्टेट का अगर कोई अपना स्कीम हो गया या इंटरनेशनल कोई इवेंट हो गया, तो वो लोग बेसिकली फेमस सोशल पर्सनालिटी या फिर फिल्म फ्रेटर्निटी से कुछ लोगों को वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किस कंपनी ने इन लोगों को चूज किया है। अब आप देखो ये मैक्सिमम जो लोग हैं ये लोग बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिस इज अ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, आप लोग का एटीएम कार्ड होगा ना, उसमें मास्टर कार्ड वगैरह लिखा रहता है। तो ये बैडमिंटन प्लेयर, अब हुआ क्या है कि इनका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इतना हमको एम पे जाना नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है कि इन लोगों को किसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चूज किया है। तो यहाँ पे उन्होंने चारों नाम दे दिया है, हो सकता है कि कोई एक नेम देख के भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर, आगे बढ़िए। विच स्टेट हैज गिवन एडवेंचर स्पोर्ट्स स्टेटस टू दही हांडी। दही हांडी आप लोगों को पता है ना, जन्माष्टमी में हम लोग एक ऊपर से रोप में एक दही हांडी बांध देते हैं, फिर लोग यहाँ पे अपना ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं। इस तरीके से देखो, इस तरीके से ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और चढ़ के इसको तोड़ते हैं। तो इनमें से कोई एक स्टेट है जिसने की दही हांडी को एक स्पोर्ट का स्टेटस दे दिया है। क्लियर। तो बेसिकली दिस स्टेटस हैज बीन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप में से कई लोग इसमें उत्तर प्रदेश मार देंगे, लेकिन यूपी आंसर नहीं है, आंसर है महाराष्ट्र। क्लियर। और यहां पे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोला जाता है गोविंदास। ठीक है, जो लोग इस तरीके से ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, तो जो गोविंदास होंगे दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। समझ रहे हो, यानी अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि आप ये दही हांडी खेलते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है स्पोर्ट कोटा के अंदर। क्लियर। अगला देखो, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, किसको बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अभी हमने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये है मिस्टर अरुण अग्रवाल। मिस्टर अरुण अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट एसोसिएशन वगैरह। क्लियर, आगे आ जाओ। अ मिलिट्री ड्वार्फिंग डिजीजेस हैज अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इनमें से कौन से डिजीजेस ने, और ये ड्वार्फिंग डिजीज है यानी इससे प्लांट छोटे रह जाते हैं, इसने इनमें से कौन से उसको, तो यहां पे मिलिट्री नहीं होगा, इसका आंसर होगा मिस्ट्री।
ठीक है, कौन सा ऐसा मिस्ट्री डिजीज है जिसने कि इनमें से किसी एक क्रॉप को इंपैक्ट किया है? तो बेसिकली दिस हैज इंपैक्टेड पैडी। पैडी मतलब राइस क्रॉपिंग, आप लोग समझ लो। फिर हम लोग जब पैडी को अपना थ्रेश करते हैं तो फिर उसमें से राइस अलग होता है। तो इसने हिट किया है राइस क्रॉप को इन द एरिया ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। इन द एरिया ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। क्लियर है? उसके बाद देखो, कुछ कुछ एरियाज उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी के भी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। हु इज सेटिंग अप अ कमिटी, हु इज हेडिंग अ कमिटी सेट अप फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ आईआईटीज? तो दिस कमिटी इज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर के राधाकृष्णन। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग नेशंस को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि यूएई, यूके, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जहां पे हम लोग आईआईटीज के अलग अलग कैंपसेस को ओपन करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अंडर द नमस्ते स्कीम हाउ मेनी सिटीज आर कवर्ड? ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक नमस्ते स्कीम नाम की एक अपनी स्कीम चला रही है, एंड दिस इज बेसिकली अ स्कीम विच इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो कोई भी अगर स्कीम का क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको बेसिकली तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो वो स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, उस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में आप उस स्कीम के लॉन्च डेट को देखते हो, कब वो इफेक्ट में आया है, और वो स्कीम कब तक के लिए लागू रहेगा। क्लियर? तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसके तहत इन्होंने कुछ अपने सिटीज को अपना कवर किया है। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने सिटीज को कवर किया जा रहा है नमस्ते स्कीम के अंडर। द आंसर इज 500 सिटीज आर बीइंग कवर। क्लियर? और ये जो है ना, ये कन्वर्ट करेंगी अमृत सिटीज से। अमृत। अब आपका क्या काम है, आप जाके मुझको बताओगे कि जो अमृत स्कीम है ये क्या है। कम से कम मुझे अमृत का फुल फॉर्म तो बताओगे ही, और कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पुटीन्स ब्रेन? पुतीन की ब्रेन इनमें कौन कौन है? अभी जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसके बैकड्रॉप में ऑल दिस थिंग्स हैव बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 4 नेम्स दिया हुआ है। अब इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर अलेक्जेंडर डुगिन। ठीक है, इनको बोला जाता है कि ये है ना, ही इज बेसिकली अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिन्होंने पुतिन के बहुत सारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है। क्लियर? और इसीलिए इनको पुतिन का ब्रेन भी कहा जाता है। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आगे बढ़े। विच हाइपरसोनिक मिसाइल हैज बीन यूज्ड बाय रशिया इन द यूक्रेन वॉर? हाइपरसोनिक मिसाइल्स मींस द मिसाइल विच ट्रैवल थ्रू अ वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, जो बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा मिसाइल है जो कि रशिया ने यूक्रेन वॉर में यूज किया है, उसका नाम पूछ रहा है। तो द नेम ऑफ द मिसाइल इज किंजाल। मिसाइल का नाम है किंजाल। अब आप एक चीज याद रखना, बेसिकली ये यूक्रेन पे इन्होंने 3 टाइम्स यूज किया है, 3 बार इन्होंने यूज किया है। और इसके लिए जो इन्होंने एरोप्लेन यूज किया, देखो मिसाइल्स जो होते हैं ये स्टैंड अलोन वॉरफेयर का आपका नहीं है इंस्ट्रूमेंट। इसको आप किसी एरोप्लेन पे या किसी हेलीकॉप्टर में या किसी वॉर प्लेन में आप इसको अटैच करोगे तब तो ये छोड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम लोग इसको हमने अटैच किया था मिग 31 ई वॉर प्लेन्स में। क्लियर? और इसने बेसिकली कौन से एरिया को टारगेट किया था, तो वो आपका एरिया का नाम है कालिनीग्राड। ठीक है, कालिनीग्राड रीजन, यूक्रेन में ये रीजन है, ये बेसिकली उसको अपना टारगेट कर रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नोन एज द फॉर एवर केमिकल? किस केमिकल को हम लोग फॉर एवर केमिकल के नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे केमिकल के नाम लिखे हैं। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, पर एंड पॉली फ्लोरो अल्काइल, सल्फर, ये सफर नहीं है यहाँ पे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, या फिर पेट फ्लोरोकार्बन। ये 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया गया। इसका आंसर है आपका पर एंड पॉली फ्यूरो अल्काइल। क्लियर? अब आप देखो ये क्या था। बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी, इन्वायरमेंट और साइंस का एक जर्नल। ठीक है, उसमें बोला था कि रेन वाटर पूरे ग्लोबली कहीं कहीं रेन वाटर में हमको पीएफएस मिले हैं। यानी कि जो आज के डेट में जो रेन वाटर है ना, दे आर बीइंग पोल्यूटेड विद द पीएफएस। और ये जो पीएफए है इनको हम कहते हैं फॉरएवर केमिकल। व्हाई? बिकॉज दे रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए रह जाते हैं, मतलब ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनको एटमॉस्फेयर से हटाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद बारिश से जो ये सॉइल में आते हैं, ये सॉइल में भी हमेशा के लिए रह जाते हैं। हमेशा का मतलब एक बहुत लार्जर पोर्शन ऑफ टाइम के लिए ये लोग सॉइल में रिमेन करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज फॉरएवर केमिकल्स। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पुलिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड?
विमेन पुलिस पे कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमने कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी ऑफ शिमला इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। ठीक है, शिमला में हमने ये बेसिकली 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, और ये जो कॉन्फ्रेंस था ना, दिस वाज द 10th एडिशन ऑफ सच एन कॉन्फ्रेंस, और इसको इनॉग्रेट किया था नित्यानंद राय ने। ठीक है, ये कुछ 3-4 फैक्ट्स हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ठीक है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो जैसे जितने भी हमारे टॉप लेवल फंक्शनरी होते हैं गवर्नमेंट में, एक उनको पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी दिया जाता है, और वो भी एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किनको प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में अभी चूज किया गया है? तो इसका आंसर है मिस्टर राजेश वर्मा। इनको चूज किया गया है एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और ये जो है ना, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट कमिटी के मेंबर थे। क्लियर, अपॉइंटमेंट कमिटी के मेंबर थे। अपॉइंटमेंट कमिटी क्या करती है? ये जो जैसे मान के चलो अपने पीएसयूज हैं या जो बहुत हाई लेवल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनमें किनको अपॉइंट करना है, दिस इज बीइंग डिसाइडेड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो आप। रिसेंटली पास्ड अवे नए नूर वाज ऑनर्ड विद द टाइटल बुलबुले पाकिस्तान इन विच ईयर? ठीक है, बुलबुले पाकिस्तान अवार्ड दिया गया था अभी नायर नूर को। ठीक है, इनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है, तो इसीलिए कोई भी डेथ और डिमाइस हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको जाओ और आप उसको अपने लेवल पे देखो। तो बेसिकली ये जो थे, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी सिंगर, यानी ये सिंगर थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नयर नूर जो है, जिनका अभी रिसेंट डेथ हुआ है, ये किस जॉनर को बिलोंग करते थे या किस फील्ड को बिलोंग करते थे? तो आंसर है आपका नयर नूर। क्लियर, अब आप देखो, इनको हमने ऑनर किया था बुलबुले पाकिस्तान से इन द ईयर 2006। क्लियर, और बुलबुले पाकिस्तान को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये आएगा नाइट एंगल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नाइट एंगल ऑफ पाकिस्तान। अब चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज कॉल्ड एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया? नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक टर्म कोई एक कॉन्सेप्ट न्यूज में होगा और उसके बैकवर्ड लिंकेज में जाके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप बोलोगे कि बहुत एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की एब्सर्डिटी नहीं होती है, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the latest one to get GI tag from बिहार? Geographical indication tag 10 years के लिए वैलिड होता है। तो कौन सी ऐसी रिसेंट कमोडिटी है जिसको कि हमने अभी जीआई टैग से नवाजा है? तो ये अभी रिसेंटली मिला है मिथिला मखाना, और मखाना जो है वो कहाँ की सबसे प्रोमिनेंट कमोडिटी है? दरभंगा की। क्लियर, इसके बाद एक और जान लो, इसके पहले अप्रोक्सीमेटली देयर आर 15 कमोडिटीज जिसको कि बिहार से जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर, उसमें अलग अलग नेम है, आप उसमें ले लो शाही लीची, जरदालू मैंगो, कतरनी राइस, मगही पान, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमने दिया है किसको? मिथिला मखाना को, और ये हमको मिलती है दरभंगा रीजन में। इसके पहले अप्रोक्सीमेटली 15 प्रोडक्ट्स को हमने जीआई टैग दे चुके हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है शाही लीची, जरदालू मैंगो, और मैंगो किस एरिया में मिलता है? भागलपुर एरिया में। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो। पांडुरान खनखोजे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? यहाँ हमको एक फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया है और ये पूछ रहा है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनमें से किस फेज को बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो ये जो थे ही बिलोंग टू द गदर मूवमेंट। क्लियर, गदर मूवमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 1913 और 14 के आसपास वाले फेज में बना था। लाला हरदयाल जो थे ये इसके बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, और ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर था द गदर, ये उसके आसपास ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर, तो ये अभी न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने एक स्टैचू अनवील की है जो कि है फ्रीडम फाइटर पांडुराम खनखोजी जी की। क्लियर, उसके बाद एक और छोटी सी चीज जान लो, ये जो स्टैचू हमने होस्ट किया है, ये हमने होस्ट किया है मेक्सिको में। क्लियर, और एक और चीज है, ही वॉज अ फाउंडिंग फादर, ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर मूवमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट टोमेटो फ्लू वॉज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? टोमेटो फ्लू नाम की जो बीमारी है, ये इनमें से सबसे पहले किस स्टेट में हमने पाया था? ऑप्शन है केरला, मेघालय, तमिलनाडु एंड पंजाब। तो केरला स्टेट में हमको सबसे पहले इंस्टेंस मिले थे किसके? टोमेटो फ्लू के। क्लियर, केरला में भी एरिया का नाम है कोलम डिस्ट्रिक्ट।
पूछ सकता है आपसे कि इन केरला विच डिस्ट्रिक्ट हैड रिपोर्टेड द फर्स्ट केसेस ऑफ टोमेटो फ्लू। क्लियर हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैज डिसाइडेड टू टीयर डाउन द सोवियत एरा मॉन्यूमेंट्स आफ्टर एस्टोनिया? ठीक है, तो कौन सा ईस्ट यूरोपियन का नेशन है जो कि एक सोवियत एरा के मॉन्यूमेंट को टीयर डाउन कर रहा है? ऑप्शन देखो, लिथुएनिया, लटीविया, बल्गेरिया, स्लोवाकिया। इसका आंसर है आपका लटीविया। ठीक है, लटीविया स्टेट जो है उसने भी ये डिसाइड किया है कि बेसिकली वो एक मॉन्यूमेंट होता है विच यूज टू कॉमोमरेट द रेड आर्मी विक्ट्री ओवर द नाजीज। क्लियर? और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो सोवियत एरा के मॉन्यूमेंट को हटा देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन सेल बस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? यानी आपको यहां बताना है इंडिया की किस सिटी में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले बस को हमने लॉन्च किया है। क्लियर? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मुंबई, देहरादून, पुणे, हैदराबाद। इसका आंसर है द सिटी ऑफ पुणे। क्लियर? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को पुणे में इनॉग्रेट किया है। और इस बस को बनाया है एक इंस्टीट्यूशन ने जो है KPIT CSIR। ठीक है,